नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एसपी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11 गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका चैप्टर नंबर 8 पुस्तक दिलो जान दोस्त उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पार्ट पुस्तक दिलो जान दोस्त। કેનેડાના એક પ્રોફેસર માર્શલ મેકલુહન કહે છે કે થોડા વર્ષ પછી માણસ તેની પુસ્તક વાંચનની ટેવ છોડી દેશે, કારણ કે સિનેમા, રેડિયો, ટેલિવિઝન જેવા માસ મીડિયા સાધનો તેને પુસ્તક કરતાં ઓછા સમયમાં વધારે આનંદ અને માહિતી આપી શકે છે. યુરોપ અને અમેરિકામાં બીજા પણ ઘણા માણસો એવું જ માને છે. ત્યારે વિચાર થાય છે કે પુસ્તક વિનાની દુનિયા કેવી હશે. માણસ શિકાર કરતો હતો, હકારા પડકારા કરતો હતો, નાચતો હતો, બહાદુરીના નારાઓ લગાવતો હતો, ખેતી કરતો હતો, ગીતો ગાતો હતો, એકાંતમાં જઈને ધ્યાન ધરતો હતો, પોતાને મળેલું જ્ઞાન બીજાને આપવા માટે ઉત્સુક થઈ જતો હતો. ત્યારે તેની પાસે પુસ્તક નહોતું. પુસ્તક વિનાની એ દુનિયામાં થોડા નારાઓ હતા, થોડું સંગીત હતું, થોડા શ્લોકો હતા, થોડા મંત્રો હતા, પણ એ બધાને પોતાના ખિસ્સામાં સંઘરી શકે તેવી કોઈ ચીજ નહોતી. માણસને અકળામણ હતી, પણ તેના રહસ્યને, તેના હૃદયની ઉર્મિઓને કાયમ માટે ધબકતા રાખીને સંઘરી શકે તેવી કોઈ વસ્તુ તેને હાથ લાગતી નહોતી. માણસની એવી સદીઓની અકળામણ, ઉત્કટતા, ઝંખનાના परिणाम स्वरूपे पुस्तकों जन्म थयो छे. यानी यहाँ पर लेखक जो है बताते हैं कि कनाडा के जो एक प्रोफेसर मार्शल मैकलुहान जो है वो ये कहते थे कि कुछ सालों बाद इंसान उसकी किताब यानी कि पुस्तक पढ़ने की जो आदत है वो छोड़ देगा, क्योंकि उस समय सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न जैसे मास मीडिया के जो साधन हैं उसे किताबें से भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आनंद देने का प्रयत्न करेगा. यूरोप और अमेरिका में भी कई इंसान यही मानते थे और इसीलिए विचार होता है कि किताबों के बगैर की जो दुनिया होगी वो कैसी होगी. कहते हैं कि जब इंसान मानवी जब शिकार करता था, कहते कि चिल्लाता था और नाचता था, बहादुरी के नारे लगाता था, खेती करता था और गीत गाता था और एकांत में जाकर ध्यान धरता था. कहते हैं कि अपने यानी खुद ने प्राप्त किया हुआ ज्ञान दूसरों को देने के लिए उत्सुक हो जाता था. तो उस समय उसके पास किताब नहीं थी. किताब के बिना की ये दुनिया में उसके पास थोड़ी से ऐसे नारे थे, थोड़ा सा संगीत था, थोड़ा सा श्लोक था, थोड़े मंत्र थे, लेकिन इन सबको वो अपनी जेब में संभाल सके ऐसी कोई चीज़ नहीं थी. इसीलिए कहते कि उसके पास कहते कि गुस्सा था और कहते कि उस अपने रहस्य को, अपने हृदय की उर्मियों को कायम यानी हमेशा के लिए वो यानी कि दबकता रखने के लिए ऐसे उसको संभाल सके ऐसी कोई चीज़ उसके हाथ में लगी नहीं थी. कहते इंसान की ऐसी सदियों की जो तालावेली है, जो उत्कटता है, जो झंखना है, उसके परिणाम रूप में इन किताबों का, इन पुस्तकों का जन्म हुआ है. ए पुस्तक नामनी वस्तु जो भविष्य में नहीं होय तो त्यारे माणस पासे कदाच કેટલુંય નહીં હોય. પુસ્તક એક વિસ્મયકારી વસ્તુ છે. તેને ભૌતિક શરીર હોય છે અને તેને આત્મા પણ હોય છે. ક્લેવર વિચારો, લાગણીઓ, ધબકારા, જ્ઞાન, માહિતી કેટલુંય સંયોજિત થઈને તેમાંથી પુસ્તક બને છે. તેની સાથે તમે વાતો કરી શકો છો, હસી શકો છો, રડી શકો છો, સફર કરી શકો છો, દરિયા પાર, અવકાશમાં, ધરતીના ઊંડાણમાં ઈચ્છા પડે ત્યાં જઈ શકો છો.
पुस्तक एक जादुई दीवो छे। यानी यहाँ पर लेखक जो है मोहम्मद माकड़ ये बताते हैं कि अगर पुस्तक नाम की ये जो चीज़ है वो अगर भविष्य में नहीं होगी तो उस समय इंसान के पास कदाच कुछ भी नहीं होगा। कहते कि किताब यानी कि पुस्तक एक विस्मयकारी ऐसी चीज़ है कि जिसे कहते कि भौतिक शरीर तो होता है लेकिन उसकी आत्मा नहीं होती। अपने क्लेवर विचार, अपनी लागणी, इच्छाएं, कहते हैं अपना ज्ञान, माहिती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो सब एकत्रित होकर उसमें से किताब बनती है। कहते कि उसके साथ आप बात कर सकते हो, आप उसके साथ हंस सकते हो, रो सकते हो, सफ़र कर सकते हो, समुंदर के पार, अवकाश में, धरती की गहराई में, आपकी इच्छा हो वहाँ उसको लेकर जा सकते हो, क्योंकि पुस्तक एक जादुई दिया है। ઉંદરના બચ્ચા 2 કે 3 અઠવાડિયામાં જન્મે છે। હાથીનું બચ્ચું 18 મહિને જન્મે છે। જ્યારે પુસ્તકને જન્મ લેતા સદીઓ લાગે છે અને એટલે જ એ કદાચ સદીઓ સુધી જીવશે। માણસ શબ્દો બોલતા શીખ્યો, પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરતા શીખ્યો, પછી એ વિચારોને, લાગણીઓને સંગ્રહી રાખવાની, બીજાના સુધી પહોંચાડવાની ઈચ્છા તેને થવા લાગી। તેણે ચિત્રલિપિ શરૂ કરી। મેસોપોટેમિયા, સિરિયા, ઇરાક અને તેની આજુબાજુના પ્રદેશમાં આજથી લગભગ 6,000 વર્ષ પહેલાં માણસે માટીની ઈંટો જેવી પ્લેટોમાં લખેલી એક ચિત્રલિપિ મળી આવી છે, પરંતુ માણસની આકાંક્ષાઓને સંતોષી શકે એવું માધ્યમ ન હતું। यानी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि चूहे के जो बच्चे हैं उन्हें जन्म लेने में 3 सप्ताह होते हैं, जबकि हाथी का जो बच्चा है उससे जन्म लेने में 18 महीने होते हैं, जबकि किताब को जन्म लेने के लिए सदियाँ बीत जाती है। और इसीलिए कहते हैं कदाच वो कई सालों तक वो जिएगी। कहते हैं इंसान जब शब्द बोलना सीखा, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए सीखा, फिर उन विचारों और अपनी लागणी, अपनी इच्छाओं को अपने एकत्रित करने के लिए और दूसरों को पहुंचाने के लिए उसे इच्छा होने लगी और उसने चित्रलिपि शुरू की। मेसोपोटामिया, सीरिया और इराक, उसके आसपास के जो प्रदेश हैं, कहते हैं कि लगभग 6,000 साल पहले इंसान ने मिट्टी की जो ईंटें हैं वो ईंटों जैसी प्लेटों में लिखी हुई, कहते हैं एक चित्रलिपि मिल आई है, जिसमें कहते हैं कि लेकिन फिर भी इंसान की आकांक्षाओं के, इच्छाओं को संतोष दे इस प्रकार का जो माध्यम है वो नहीं था। इतिहासकारों कहे छे कि त्यार पछीना समयमां दरियाखेड़ू फिनिशियनोए शब्दोने अक्षरों विभाजित करीने तेने संगरवानुं शरू कर्युं। आ बहु मोटो फेरफार हतो। फिनिशियन बंदर बाइब्लोसमां एक शिलालेख में आ प्रकारનું મૂળાક્ષરોવાળું લખાણ હજી પણ જોવા મળે છે। પછી ગ્રીક લોકોએ એ મૂળાક્ષરોને अपनावी लीधा। यानी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि इतिहासकार जो है वो ये बताते हैं कि बाद के समय में कहते हैं कि जो समुंदर में सफ़र करने वाले फिनिशियनों ने उन शब्दों को अक्षरों में विभाजित करके उसको एकत्रित करना शुरू किया। कहते हैं कि सबसे बड़ा फेरफार था। कहते हैं कि फिनिशियन बंदर बाइब्लोस के अंदर एक शिलालेख के अंदर इस प्रकार के मूलाक्षरों वाला जो लिखाण है वो आज भी देखने को मिलता है। बाद में ग्रीक लोगों ने उन मूलाक्षरों को अपना लिया। कहे छे कि फिनिशियनों पासे व्यंजनों ज हता, च, ख, प, ल, ब जेवा। तेमां ग्रीक लोगोए स्वरों उमेर्या अने अर्थ वधु स्पष्ट थयो। चोखा पाली 2 अलबत्त काना मातरनी आ रीत तो घणी मोड़ी अमल में आवी अने तेज सर्वोत्तम छे। यानी कि कहते हैं कि बाद में फिनिशियनों के पास जो था वो सिर्फ व्यंजन थे, यानी च, ख, प, ल जैसे व्यंजन थे
और उसमें ग्रीक लोगों ने स्वर उसमें ऐड किए, उसमें मिलाए स्वर, यानी कि अ आ ई उ जैसे स्वर उसमें मिलाए, जिससे कि अर्थ वधु स्पष्ट हुए। जैसे कि चोखा पाली बे, यानी चावल पाली दो। अलबत् काना और मात्र की ये जो रीत थी बड़ी देर से अमल में आई और वही सबसे श्रेष्ठ है। ભાષાનો વિકાસ બહુ ઝડપથી થઈ રહ્યો હતો ત્યારે દુનિયાના જુદા જુદા ભાગોમાં વસતી એ વખતની સંસ્કારી મનુષ્ય જાતિ પોતાની વિકસતી ભાષાને લખાણમાં મૂકવા માટે અખતરાઓ કરી રહી હતી. માટીની ટેબ્લેટ્સ, શિલાલેખો, ભીંતચિત્રો, ઝાડની છાલ, મીણ શોધખોળ ચાલુ હતી. લગભગ 4,500 વર્ષ પહેલાં મિસરવાસીઓએ એટલે કે ઇજિપ્તના રહેવાસીઓએ એક નવી વસ્તુ શોધીને લેખનની બાબતમાં ક્રાંતિકારી ફેરફાર કર્યો. નાઇલના ફળદ્રુપ પ્રદેશમાં થતા પેપીરસ નામના છોડમાંથી તેમણે લખી શકાય તેવો ચપટો પદાર્થ બનાવ્યો. કાગળ માટે વપરાતો પેપર શબ્દ એ પેપીરસ ઉપરથી ઉતરી આવ્યો હોવાનું કહેવાય છે. यानी यहाँ पर ये कहा कि भाषा का जो विकास है वो कैसे बड़ी तेज़ी से हो रहा था और उस समय कहते दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसने वाली कहते कि ये संस्कारी जो प्रजा है, मनुष्य जाति है, वो अपनी इस विकसित भाषा को यानी मुद्रण में रखने के लिए कई ऐसे प्रयोग करती रही. वो माटी की टेबलेट, शिलालेख, पींच चित्र, पेड़ की छाल, मीण यानी कि मोम, यानी ऐसी कई उन्होंने चालू रखी थी. कहते कि लगभग 4,500 साल पहले मिस्रवासियों ने यानी इजिप्त के रहवासियों ने एक नई चीज़ शोध निकाली यानी खोज निकाली. वो लेखन की बाबत में ये क्रांतिकारी फेरफार था. नाइल के फलद्रुप जो प्रदेश था वहाँ पर पेपीरस नाम का एक पौधा था. कहते उसमें से उन्होंने लिख पाए इस प्रकार का एक पदार्थ बनाया, चप्पट पदार्थ बनाया. कहते हैं कि कागज़ शब्द जो है वो पेपर शब्द यानी कागज़ के लिए जो हम शब्द यूज़ करते पेपर, वो शब्द पेपीरस के ऊपर से आया है, इस प्रकार का अनुमान माना जाता है. पेपीरस के ऊपर लिखकर उसे फोल्ड करके उसको मोड़कर कहते हैं कि गोलाकार में उसको मोड़ के उसको संभाल कर रखा जाता था. हमारे जो पुराने दस्तावेज हैं इसी के अवशेष हैं. कहते हैं कि इन दस्तावेजों में ये जो फोल्ड करके जो लिखाण रखे हुए थे उसके अंदर एक गोल लकड़ी रहती थी और उसे धीरे धीरे ऐसे खोलकर उसे पढ़ा जाता था. और उसके अंदर कहते हैं कि बड़ी ज़्यादा जद्दोजहद उठानी पड़ती थी, लेकिन फिर भी कई सालों तक ये जो पद्धति है वो चलती रही. ईसु की पहली सदी में अलेक्जेंड्रिया का जो शाही पुस्तकालय है वो जब नष्ट हुआ तो उस समय उसके अंदर ऐसे 7 लाख से भी ज़्यादा ऐसे जो वीटे हैं वो संभाल कर रखे गए थे. वो इस बात ऊपर से हमें इन किताबों का ख्याल, उसका व्याप का ख्याल हमें आता है. પેપીરસના વીટલાઓ પર લખાતું હતું ત્યારે બીજી તરફ એશિયા માઇનોરના કેટલાક લહિયાઓ લખવા માટે વાંછડા, ઘેટા કે બકરાના કમાવેલા ચામડાનો ઉપયોગ કરતા હતા. પાર્ચમેન્ટ તરીકે ઓળખાતી આ સામગ્રી પેપીરસ કરતાં વધુ ટકાઉ અને સાનુકૂળ હતી. તેનો ઉપયોગ दिन प्रतिदिन વધવા लाग्यो. यानी यहाँ पर ये बताया कि ये जो पेपीरस के जो लिखाण जो था वो लिखाण एक तरफ लिखा जाता था तो दूसरी तरफ एशिया के अंदर कहते हैं कि कुछ लिखने वाले जो लहिए होते थे वो लिखने के लिए जो बछेरे होते थे, जो भेड़ बकरियां होती थी, उनके जो चमड़े होते थे उसका उपयोग करते थे, जिसको पार्चमेंट के नाम से जाना जाता था.
कहते हैं कि ये जो सामग्री थी वो पेपिरस से भी ज़्यादा टिकाऊ और अनुकूल थी। कहते हैं इसका जो उपयोग है वो दिन ब दिन बढ़ने लगा था। ઈસુ की પહેલી સદી में यानी कि ઈસુની પ્રથમ સદીના પ્રથમ વર્ષે કે ત્યાર પછી થોડા વખતે એક રોમન લહિયાએ જુદા જુદા પાર્ચમેન્ટને એક સાથે રાખવા માટે તેની એક બાજુના ભાગને સીવી લીધો. આ સીવેલો ભાગ પુસ્તકની પીઠ બન્યો અને આ રીતે કદાચ પહેલું પુસ્તક અસ્તિત્વમાં આવ્યું. यानी यीशु की पहली सदी में कहते कि पहले साल कहते कि जब कुछ समय बाद एक रोमन जो लहिया था उसने अलग अलग पार्चमेंट को संभाल कर रखने के लिए उसको एक तरफ से सी लिया था और यही सिया हुआ जो भाग है वो पुस्तक की जो पीठ है वो यानी कि उसका कंधा बना और इस प्रकार कहते हैं कि कदाच पहला जो पुस्तक है वो अस्तित्व में आया. કહે છે કે ઈરાનના અને આર્ય લોકો પણ લખાણવાળા ચામડાના ટુકડાઓને એક સાથે પોસ્તમાં રાખવાની આવી કલા જાણતા હતા અને તેમાંથી જ પુસ્તક, પોસ્તી, પોથી અને પુસ્તક નામ ઉતરી આવેલ છે. આવી રીતે બનેલ પુસ્તક પેલા પેપિરસના વીંટલાઓ કરતાં ચોક્કસપણે વધુ સરળ અને અનુકૂળતાવાળું હતું. સામાન્ય માનવજાતિ જ્યારે અંધકાર યુગમાં અથડાતી હતી ત્યારે સાધુઓ, આશ્રમવાસીઓ, પાદરીઓ, ધર્મગુરુઓ સાહુડીના ધારદાર પીછાની કલમ દ્વારા આવા પુસ્તકોમાં ज्ञानનો સંગ્રહ करता रहता था. यानी यहाँ पर यह कहा गया कि भी उस समय कहते कि ईरान और आर्य लोग भी कहते कि लिखने के लिए इन चमड़ों के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे. कहते कि उसे एक साथ रखने के लिए पोस्ट में रखने की जो कला है वो जानते थे और उसी में से पुस्तक, पोस्ती, पोथी और पुस्तक नाम पड़ा. कहते कि इस प्रकार बना हुआ जो पुस्तक है उन पेपिरस के जो वींट जो है होते हैं उनसे बड़ी अच्छे और अनुकूलता वाले थे. कहते कि सामान्य मानव के जाति के लिए इस अंधकार युग में जो साधु है, आश्रमवासी है, पादरी है, धर्मगुरु है, वो लोग साउड़ी के जो पीछ है बराबर उनकी पीछों को कलम के द्वारा इन किताबों में अपने ज्ञान का संग्रह करते थे. यानी उस समय कहते पंछियों के जो पीछे होते थे, उनके पंख होते थे, उनका कलम के रूप में उपयोग करते थे. એ દરમિયાન પુસ્તકની બાબતમાં અચાનક જ એક મોટી ક્રાંતિ આવી કે ચીનમાં એ વખતે રેશમના વીંટલાઓમાં લખવાનો રિવાજ હતો. સાઈ લૂન નામના એક ગૃહસ્થને આ રીતે રેશમનો દુરુપયોગ થાય એ વાત ખૂંચી કહે છે કે તેણે હોતી નામના ચીનના શહેનશાહ પાસે જઈને રેશમ કરતાં અનેક ગણી સસ્તી અને છતાં વધુ સારી સામગ્રી તૈયાર કરી આપવાની પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી. શહેનશાહે તેને છૂટ આપી અને સાયલુને ચીથરા ઝાડની છાલ, માછલા પકડવાની તૂટી ગયેલી ઝાડ જેવા કચરાને પલાળીને છૂંદીને તેમાંથી માવો તૈયાર કર્યો અને ટીપીને તેમાંથી કાગળ એટલે કે ખરબચડા પૂંઠા જેવો તૈયાર કર્યો. આમ ઈસવીસન 105ના અરસામાં પુસ્તકની કથામાં કાગળ દાખલ થયો. આ એક અદ્ભુત, ક્રાંતિકારી, દૂરગામી પરિણામો નિપજાવનારી શોધ હતી અને 500-600 વર્ષ સુધી તેના રહસ્યની ખબર ચીન અને તેના પડોશી દેશો સિવાય કોઈને ન હતી. કાગળ માટે મધ્ય પૂર્વના અને દક્ષિણ યુરોપના બધા જ સંસ્કૃત દેશો હોશિયાળા હતા. ત્યાર પછી એક કાગળ બનાવનાર ચીનો આરબ લોકોના હાથમાં પકડાઈ ગયો અને પરિણામે कागड़ सफ़ेद जादू બધા જ દેશોમાં ઝડપથી फैलाई गयो. यानी इस पैराग्राफ में लेखक बताते हैं कि उस समय के दौरान वो किताब के बारे में अचानक एक सबसे बड़ी क्रांति हुई. कहते हैं कि चीन में उस समय
लिखने के लिए जो रेशम का कपड़ा होता था उसका उपयोग होता था। साई लून नाम का एक जो व्यक्ति था उसे इस प्रकार रेशम का दुरुपयोग हो वो बात उसे पसंद नहीं आई और कहते हैं कि वो वहाँ के शहंशाह के पास जाकर रेशम से भी ज़्यादा सस्ती और उससे भी अच्छी सामग्री तैयार करने की अपनी इच्छा उसने प्रकट की। शहंशाह ने उसे परमिशन दी और कहते हैं कि उसने चिथरे यानी फटे चिथरे बराबर जाड़ की जो छाल होती है बराबर वो छाल और मछली पकड़ने की जो टूटी हुई जाली होती है वो और कचरा इन सबको भिगोकर उसने उसको छूंदकर उसको कहते हैं कि पीट कर उसमें से एक मावा तैयार किया और कहते कि उसको ऐसे पीट पीट कर टिप टिप कर उसके अंदर से कागज़ तैयार किया और इस प्रकार 105 में ईस्वी सन 105 के अंदर पुस्तक की कथा में ये कागज़ दाखिल हुआ। ये एक अद्भुत क्रांतिकारी दूरगामी परिणाम देने वाली खोज थी और 500-600 साल तक कहते इसके रहस्य को सिर्फ चीन और उसके पड़ोसी देश के अलावा कोई नहीं था, कोई जानता नहीं था। कागज़ के लिए मध्य पूर्व और दक्षिण यूरोप के सारे देश उसके ऊपर डिपेंड थे। कहते कि उसके बाद कहते कि एक कागज़ बनाने वाला जो चीना है वो अरब लोगों के हाथ में पकड़ा गया और परिणाम के रूप में कागज़ का सफ़ेद जादू सभी देशों में बहुत जल्दी से फैल गया। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।